मन्ना डे शास्त्रीय संगीत के सम्राट। सलील चौधरी, जिनकी कंपोजिशन समझना भी सबके बस की बात नहीं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनके इशारों पर पूरा बॉलीवुड नाचता था। शांति शांति शांति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी संगीत मार्तंडों के पसीने कब छूट जाते थे? जब उनके सामने खड़ा होता था एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में कभी सारे गामा की कोई क्लास नहीं ली, जिसे ये तक नहीं पता था कि स्केल क्या होता है, लेकिन जब वो धुन बनाता था तो मन्ना दा जैसे दिग्गज भी नस्त मस्तक होकर सुनते रह जाते थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की। लोग उन्हें सिर्फ एक सिंगर समझते थे, लेकिन आज हम आपको उनके उस संगीतकार रूप से मिलाएंगे जिसने बिना किसी डिग्री के बॉलीवुड संगीत का पूरा सिलेबस ही बदल दिया। आखिर बिना सीखे कोई मास्टरपीस कैसे रच सकता है? चलिए आज किशोर दा के इस अनसुने जीनियस को डिकोड करते हैं। चलिए आपको सीधे 1961 के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले चलते हैं। फिल्म है झुमरू। पहली बार किशोर दा म्यूजिक डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, साथ में दो नौजवान असिस्टेंट लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। कमरे में ढेर सारे म्यूजिशियंस अपने वायलिन मैंडोलिन को एक ही स्केल पर ट्यून कर रहे हैं। सी शार्प। किशोर दा अंदर आते हैं, ध्यान से सुनते हैं और सीधा बोल देते हैं, यार आज गला साथ नहीं दे रहा, स्केल बदलो। हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल। म्यूजिशियंस ने सोचा चलो थोड़ी चालाकी करते हैं, किशोर दा को क्या ही पता होगा। उन्होंने 2-3 बार नाटक किया और चुपके से वापस वही सी शार्प बजा दिया। और यहाँ होता है असली जादू। किशोर दा के कान तुरंत खड़े हो गए और वो बोले, हाँ बस अब ठीक है, यही स्केल चाहिए था। उन्हें तकनीकी तौर पर यह नहीं पता था कि उसे सी शार्प कहते हैं, पर उन्हें यह पता था कि उनके दिल को कौन सा सुर छू रहा है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पिच, जो गॉड गिफ्टेड होती है। जहां मशीनों को मापने की जरूरत पड़ती है, किशोर दा के कान खुद एक सुपर कंप्यूटर थे। अब सवाल ये कि सिर्फ गॉड गिफ्टेड होना काफी था? नहीं, किशोर दा की असली ट्रेनिंग उनकी किताबों में नहीं, उनके कानों में थी। वो ग्लोबल म्यूजिक के सबसे बड़े स्टूडेंट थे। जब दुनिया सो रही होती वो मोजार्ट को सुनते थे, ये समझने के लिए कि क्लासिकल म्यूजिक सदियों तक टाइमलेस कैसे रहता है। वो जैज के दीवाने थे। ट्रम्पेट प्लेयर हैरी जेम्स उनके आइडल थे। उन्होंने जिमी रॉजर्स से योडलिंग सीखी और उसे झुमरू में देसी मिट्टी के साथ मिला दिया। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू में ये प्यार का गीत सुनाता चला। उन्होंने एल्विस प्रेस्ली की रॉक एंड रोल एनर्जी को जैसे गानों में ढाला। वो सिर्फ धुन नहीं बनाते थे, वो वेस्टर्न हार्मनी को इंडियन फोक के साथ ऐसे मिलाते थे जैसे कोई पेंटर कैनवस पर रंग मिलाता है। किशोर दा और बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स में एक बड़ा फर्क था। बाकी लोग धुन बनाते थे, किशोर दा माहौल यानी साउंडस्केप बनाते थे। इसमें उन्होंने पहाड़ी मेलोडी और बांसुरी का जो इस्तेमाल किया वो उनके जड़ों से जुड़ाव को दिखाता है। वो अपने अरेंजर से कहते, यहाँ मुझे साज नहीं हवा की आवाज चाहिए, यहाँ मुझे चिड़ियों का शोर चाहिए। वो एक विजुअल कंपोजर थे, यानी गाना ऐसा हो जो आंख बंद करो तो दिखने लगे। अब बात आती है उनकी सबसे बड़ी ताकत की, यानी री इमेजिनेशन की। गाना है कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। ये गाना असल में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने 1936 में गाया था। धुन मौजूद थी, गाना हिट भी था। लेकिन जब किशोर दा ने इसे रिकम्पोज किया तो उन्होंने इसमें जो अकेलापन और गहराई डाली, उसने इस गाने को अमर बना दिया। यहाँ वो सिर्फ अपने भाई का गाना रिक्रिएट नहीं कर रहे थे, वो अपनी जिंदगी का अकेलापन उस धुन में घोल रहे थे। मन्ना दे साहब भी मानते थे कि किशोर दा के स्टूडियो में आते ही माहौल बदल जाता था, क्योंकि उनकी एनर्जी किसी भी 90% तैयार गाने को 110% बना देती थी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वो इतने जीनियस कंपोजर थे तो उन्होंने सिर्फ 16 फिल्में क्यों की? असल बात यह है कि किशोर दा के लिए संगीत कभी धंधा था ही नहीं, वो उनके लिए खुद को एक्सप्रेस करने का जरिया था। वो अक्सर कहते थे कि उन्हें इंसानों से ज्यादा पेड़ों से बात करना पसंद है। उनकी फिल्म दूर गगन की छांव में का संगीत, चल के तुझे मैं लेके चलूं
एक ऐसे गगन के तले। इसी एकांत सॉलिट्यूड को दर्शाता है और उनकी सनक का सबसे बड़ा उदाहरण है फिल्म दूर वादियों में कहीं। उस दौर में जब बिना गानों की फिल्म सोचना गुनाह था, एक लेजेंडरी सिंगर और कंपोजर ने ऐसी फिल्म बनाई जिसमें एक भी गाना नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं था। वो अपने मन के मालिक थे। जब दिल किया तो धुन बनाई, नहीं तो खामोशी चुन ली। तो क्या किशोर कुमार एक अनपढ़ संगीतकार थे? कागज पर हाँ, लेकिन रूह के लेवल पर शायद उनसे बड़ा उस्ताद कोई नहीं हुआ। उन्होंने साबित किया कि संगीत सीखने के लिए 7 सुरों की किताब नहीं, बल्कि एक साफ दिल और गहरी सोच की जरूरत होती है। अब बारी आपकी है। किशोर दा का वो कौन सा गाना है जो आपको लगता है कि बहुत अंडररेटेड रह गया? और क्या आपको लगता है कि अगर किशोर दा ने और संगीत दिया होता तो उस दौर के बड़े बड़े संगीतकारों की कुर्सी खतरे में पड़ जाती? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किशोर दा के उन 6 अनरिलीज्ड गानों की कहानी सुनाऊं जो दुनिया कभी सुन ही नहीं पाई, तो नीचे किशोर लिखकर कमेंट करें। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।